सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनिका। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12 एनसीईआरटी, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। सो लेट मी गिव यू सम ओवरव्यू अबाउट दिस चैप्टर। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, तो उनमें और इसमें क्या डिफरेंस है, एंड व्हाट वाज द रीजंस ऑफ द emergence of macroeconomics, who brought this concept, right? And what are the various economic variables? Yeah, what is the scope of macroeconomics? The entire book will be उसमें हम different topics जो पढ़ेंगे, उसके हम छोटी छोटी बातें आज थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कंसेप्ट्स जो है उस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको ये समझ में आएगा कि आने वाले टाइम में हम इस पूरी बुक में क्या पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मनी, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट वन अनदर, द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. So you just have to be very active listener, and you just have to understand the concept, because economics as a subject is very conceptual and very analytical, right? So let us start. One second. Okay, so we will start up from the Great Depression of 1929 and 1939. तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक ऐसा समय था इन यूएस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में दिस ग्रेट डिप्रेशन बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था. दैट ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, बट देन इट बेसिकली पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या हुआ था, ये फैल गया था. पहले बात तो आपको ये रीजंस पता होने चाहिए दैट व्हाट वर द रीजंस फॉर सच अ ग्रेट डिप्रेशन एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट. अगर सपोज आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डिस्कस अबाउट द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, तो यू कैन मेक स्मॉल हेडिंग्स दैट व्हाई इट ओरिजिनेटेड, व्हाट वाज द इम्पैक्ट, एंड हाउ बेसिकली व्हाट वाज द मेजर्स विच वाज डन बाय द इकोनॉमिक फॉर इट्स रिकवरी मेजर्स, एंड बेसिकली देन यू कैन कंक्लूड इट कि इसकी वजह से जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सब स्कोप और एज अ ब्रांच ऑफ अ इकोनॉमी डेवलप्ड. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 एंड 1939 के बारे में. सो क्या था ये, मैंने एक छोटे से क्या बनाया हुआ है, जिस्ट बनाया हुआ है. तो there was a very high production in the United States. There was a very high production in the United States which was in 1920 to 1928. बहुत मास प्रोडक्शन था. आपको पता है दिस वॉज ऑल्सो द फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, देर वॉज अ न्यू साइंस, न्यू टेक्नोलॉजी, then there was trade, import and exports, high level of globalization was there. So what happened that बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन हो रहा था इंडस्ट्रीज़ के अंदर. दैट मीन्स एवरी वन वॉज हैविंग सब लोग प्रोड्यूस कर रहे थे फैक्ट्रीज़ में, लेबर वो वर्किंग, दे वर हैविंग मनी. सो उसकी वजह से जो कंपनीज थी जो लिस्टेड थी स्टॉक प्राइसेस में, उनके प्राइसेस क्या हो गए थे, इंक्रीज़ हो गए थे. यानी कि शेयर मार्केट्स जो है वो बूम पीरियड में थी, आपकी इकोनॉमी जो है बूम पीरियड में थी. इन शॉर्ट आई कैन से दैट योर इकोनॉमी वॉज इन बूम पीरियड. ठीक है, और आपके जो स्टॉक मार्केट्स थे वो क्या थे, बुल. तो दीज आर द इकोनॉमिक टर्म्स जिसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है. इन विद टाइम यू विल बी एबल, यू बिकम एन एक्सपर्ट इन दीज स्मॉल टर्म्स, राइट. फिर उसकी वजह से सब लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे. सो ऑलवेज जब भी आप कभी भी पास्ट को समझते हैं, यू ऑलवेज हैव टू टेक इन दैट प्रेजेंट कंटेक्स्ट कि अगर मान लो आज आपकी इकोनॉमी बूम पे है एंड सम कंपनीज आर अर्निंग प्रॉफिट्स, लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज, सो डेफिनेटली व्हाट विल यू डू, यू विल ट्राई टू इन्वेस्ट in those companies जिसके shares जो है बढ़ेंगे. So everyone there in the people, they were investing in the stock markets. Now what happened, जब बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन हुआ था, there was heavily money supply in the economy, सब लोग प्रॉफिट्स में थे, everything was going very well. But what companies were doing कि वो अपने प्रॉफिट्स को ओवर वैल्यू करते थे. जब भी कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट्स को ओवर वैल्यू करेगी तो उनके जो स्टॉक प्राइसेस एक्चुअल से ज़्यादा डिपिक्ट होंगे मार्केट में. अब लेट्स से एग्जांपल लेते हैं हम, शेयर जो है वो लेट्स से 20 का है, बट ओवर वैल्यू करने की वजह से द मार्केट विच मेरे को एज एन इन्वेस्टर लग रहा है दैट इज़ ₹30, सो आई विल इन्वेस्ट इन दैट, राइट. सो जिसकी वजह से एक दिन क्या हुआ, इकोनॉमिक डाउनटर्न आ जाता है, सबको पता चल जाता है नो दिस इज नॉट द रियलिटी, एंड द स्टॉक मार्केट बबल गेट्स बर्स्ट एंड इट लीड्स टू इकोनॉमिक downfall. Now as an investor I will try to withdraw my money from the stock markets. As an investor मुझे समझ में आ रहा है कि now there is losses, कंपनी तो लॉस में जा रही है, मुझे इस कंपनी में पैसा रखना ही नहीं है. So what happened that everyone started withdrawing money from the stock markets because its earning versus prices में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था. The company was not actually earning, ठीक है, जितना उन्होंने डिपिक्ट किया था कि ऐसे प्राइसेस हैं. Now there was crash up to 90% of the prices. That means whatever the stock
प्राइस वॉज देयर, लेट से स्टॉक प्राइस वॉज ₹100, जिस कंपनी के स्टॉक प्राइस ₹100 है, नाउ इट हैज़ रीच टू ₹10. देयर वॉज एवरीवेयर अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? क्योंकि देखो जो मार्केट में जो इकोनॉमी पे जो ट्रस्ट था लोगों का वो हटने लगा. एवरीवन वाज विड्रॉइंग देयर मनी नॉट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट्स बट ऑल्सो फ्रॉम द बैंक्स. अब वो बैंक से मनी विड्रॉ करेंगे. अब सपोज अगर सब लोग बैंक से विड्रॉ मनी करेंगे तो बैंक लोन किसको देगा? बैंक तो लोन्स नहीं दे पाएगा ना इंडस्ट्रीज़ को लोन्स नहीं मिलेंगे तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो वो जितनी भी लेबर लगी हुई है वो सबको निकाल देगी. दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट. अब हम फिर से प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर आते हैं. प्रेजेंट कंटेक्स्ट में क्या था? कोरोना था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवी प्रोडक्शन कम हुई, लेबर रिटेंचमेंट हुआ, एवरीवन वाज माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो आप इसको इस चीज़ से एग्जाम्पल से आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त क्या हुआ होगा. सो देयर वाज विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक्स एंड स्टॉक मार्केट्स, लैक ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. अब क्या हुआ कि बैंक्स को पैसे देने हैं बट उसके पास पैसे नहीं है, स्टॉक मार्केट्स को पैसे देने हैं बट उनके पास पैसे नहीं है, बिकॉज इट वॉज ओवर वैल्यूड. एक्चुअल में इतना प्राइसेस था ही नहीं. तो जब सप्लाई नहीं होगी इकोनॉमी में, इट मीन्स दैट डिमांड, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, दैट मीन्स डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई. ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा? देयर विल बी अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक क्रंच, यानी लोगों के पास पैसा ही नहीं है. राइट. अब ये जो है इट हैज़ इम्पैक्टेड नॉट द यूएस, राइट, बट ऑल्सो द इंटरनेशनल ट्रेड. अब आप इसको फिर से प्रेजेंट कंटेक्स्ट में लेके देंगे. प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर आप एग्जांपल देना चाहें, दैट इज़ रशिया यूक्रेन वॉर. ठीक है, इसको मैं सिर्फ समझाने के लिए आई एम जस्ट कोटिंग इट. यू नो दैट मोस्ट ऑफ द इम्पोर्ट्स जो अपने इंडिया के अंदर आते हैं रशिया से, ठीक है, दैट इज़ ऑयल एंड गैस. राइट. यूक्रेन इज़ द सेकेंड और वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट इन द एंटायर वर्ल्ड. अगर उनमें वॉर चलेगी सो डेफिनेटली द प्राइसेस ऑफ ऑयल एंड गैस एंड व्हीट दैट विल बी हाई. वाई? बिकॉज उनको बहुत डिफिकल्टीज आएगी वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने में. उनको बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी. नो वन इज़ गोइंग टू ट्रस्ट द कंट्री बिकॉज उनका इकोनॉमी कभी भी क्रैश हो सकता है. तो कैन आई से दैट उस रशिया और यूक्रेन के वॉर में द एंटायर वर्ल्ड वुड बी सफरिंग इफ दैट गेट्स वेरी एक्सट्रीम. सिमिलरली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब यूनाइटेड स्टेट्स इस चीज़ से वो सफरिंग, तो इट वॉज बेसिकली इम्पैक्टिंग द एंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी. वट एवर, जैसे कि वो लोग प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज़ को फॉलो अप कर रहे थे, या वो नहीं चाहते थे हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट्स आए, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत महंगे हो रहे थे, इम्पोर्ट्स सस्ते आ रहे थे. तो उनकी इकोनॉमी यानी उनकी कंट्री से प्रोडक्ट्स कौन खरीदेगा? ठीक है. सो फिर क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स की जो रिकवरी होती है वो होती है वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त. दैट मीन्स वर्ल्ड वॉर 2 आपको पता ही होना चाहिए, दैट इज़ इन 1939 टू 1945. तो वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त क्या होता है, क्योंकि उनकी रिकवरी हो जाती है. वाई? हमेशा वॉर में देखना देयर इज़ हैवी प्रोडक्शन, वॉर मटेरियल बन रहा है, गन्स बन रही है, खाना ज़्यादा बन रहा है, डिमांड इन द एग्रीकल्चर वुड बी बूस्ट बिकॉज अब सोल्जर्स को ज़्यादा चीज़ चाहिए, उनकी ज़्यादा डिमांड्स हैं. सो उनकी रिकवरी एग्जैक्टली हुई थी आफ्टर ये 39 से 45 तक, विच वॉज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अब हम पढ़ते हैं कि यह जब सिचुएशन आई तो देयर वॉज एन इकोनॉमिस्ट नेम्ड एज जॉन मेनार्ड कीन्स. सो ही इज़ बेसिकली known as the father of macroeconomics, जो पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स था. नाउ ही हैज़ ऑल्सो कंसेप्चुलाइज द मैक्रो एज अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक. पहली बात तो आपको आई एम श्योर दैट यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स. एज द नेम सजेस्ट, दैट मीन्स इकोनॉमिक्स विच स्टडीज़ एट द वेरी इंडिविजुअल लेवल. ठीक है, जो आपके इंडिविजुअल लेवल पे उस चीज़ को स्टडी करेगी. अब वो इंडिविजुअल लेवल कुछ भी हो सकता है. दैट कैन बी हाउस होल्ड लेवल, right, that can be consumer level, right, that can be your at industrial level, but I'm not reaching at to the entire economy as a whole. ठीक है, I'm not studying what is the impact of one sector on the another sector, one inflation, what is the impact of inflation on unemployment and vice versa, what is the impact of labor force participation rate, what is the impact of what banks are doing, what government is doing, taxation का क्या impact है. तो जब हम ये सारी चीज़ें, ये सारे वेरिएबल्स एक साथ पढ़ते हैं, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं इन लेमन लैंग्वेज. राइट, एज द नेम सजेस्ट मैक्रो विच मीन्स लार्ज, दैट मीन्स यू आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स एट अ लार्जर कंसेप्ट, यू आर नॉट स्टडिंग एट इंडिविजुअल लेवल, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स. बट जब हम लार्जर कंसेप्ट में पढ़ेंगे दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो पर्सन का नाम है ये आपको पता होना चाहिए, जॉन मेनार्ड कीन्स, एंड हिज बुक विच कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936.
दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स द इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स और इश्यूज दैट इफेक्ट इकोनॉमी एज अ होल। यानी कि अगर सपोज एन इंडिविजुअल आई स्टडी माई ओन सेविंग्स, माई ओन कंजप्शन, माई ओन प्रोडक्शन, ठीक है, सो ये क्या होगा, एक इंडिविजुअल लेवल पे होगा। बट अगर मैं उन सबको टोटल कर दूंगी, फॉर एग्जाम्पल एक इंडस्ट्री है, ठीक है, व्हेन आई से इंडस्ट्री इट मीन्स द एंटायर फर्म्स कमिंग अंडर दैट इंडस्ट्री। सपोज इफ आई से ऑर्गेनाइजेशन ए बी सी डी आर प्रोड्यूसिंग शुगर कैन, शुगर फ्रॉम शुगर केन, बट वो एंटायर इंडस्ट्री क्या होगी, जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिक्स करके ऐड करके जो भी प्रोडक्शन करेंगी शुगर का, उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्री। सो दैट इज़ अ एग्रीगेट प्रोडक्शन, similarly aggregate consumption, aggregate savings of household, government, business. So all of that when we are studying, ठीक है, ये बहुत when you will we will be doing further topics, when we will be doing further chapters, you will understand, ठीक है, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, बिकॉज एंटायर बुक इज ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट, एंटायर कंसेप्ट इज अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स. So it studies the principles, problems and policies associated attaining full employment and expanding production capacity. ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ which was not mentioned with the books which I have read in NCERT. आपको एक बहुत ही बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए अबाउट मेनर्ड केन्स कि उन्होंने क्या बोला था. जो आपके अर्ली क्लासिकल इकोनॉमिक्स होती है ना, क्लासिकल मतलब इस इकोनॉमी से पहले जो भी एक कंसेप्ट होता था, वो ये बोलती थी कि देखो यार, इकोनॉमी जो है ना अपने आप चल जाएगी, आपको बीच में घुसने की ज़रूरत नहीं है. दैट मीन्स आप यहाँ में गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर. वो ये मानती थी गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर. इकोनॉमी में अंदर इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि इट विल कम ऑन एंड मोन अगर इफ़ देर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, इफ़ देर इज़ इन्फ्लेशन. सो आपकी जो इकोनॉमी है इट विल कम ऑन एंड ऑन. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो एक दिन एम्प्लॉयमेंट अपने आप आ जाएगी. द प्रोड्यूसर्स विल इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ एंड लेबर को लेके आएंगे, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, या अगर इन्फ्लेशन है तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई. तो व्हाट विल हैपन कि इन्फ्लेशन जो है वो बैलेंस आउट हो जाएगा. लेकिन मेनर्ड केन्स क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. That means when there is a time of recession, when there is a time of depression, the government has to come into the picture. The government has to interfere. उसको इंटरफेयर करना ही पड़ेगा. ठीक है, उसको इंटरफेयर करना पड़ेगा. अभी आप इसको फिर से हम वी विल कनेक्ट ऑलवेज टू द प्रेजेंट कंटेक्स्ट, बिकॉज यू कैन डेफिनेटली कोट सच एग्जाम्पल्स इन योर एग्जाम एंड इट विल, आई एम श्योर इट विल फेच यू एन एक्स्ट्रा मार्क एंड दैट एक्स्ट्रा मार्क मैटर. क्योंकि जब आप व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई यूज्ड टू राइट करंट एग्जांपल्स, जो शायद सब लोग अपने आंसर्स में कोट नहीं करते हैं. तो उस केस में क्या होता है ना, एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाता है कि ये तो करंट अफेयर पढ़ के आ रहा है, इसको तो पता है. तो अगर आप प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखेंगे कि जब देयर वाज अ कोरोना वायरस इन 2020 एंड 2021, तो अपने जो फिनेंस मिनिस्टर रहती हैं निर्मला सीतारमन जी, शी हैज़ अनाउंस्ड वेरियस आत्मनिर्भर पैकेजेस 1, 2 and 3. वो क्या था, इट वॉज अ टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस टू बूस्ट द इकोनॉमी. उन्होंने ये बोला कि इस सेक्टर में हम इतने करोड़ लगाएंगे, इस सेक्टर में हम इतने करोड़ लगाएंगे, माइग्रेंट लेबर्स के लिए ऐसा करेंगे, अन्न के लिए ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे. I mean to say that according to Maynard Keynes, the government has to interfere when the economy is in recession and depression, so as to pull that economy, so that to end the employment or to get into the welfare sector like health. The lecture might be long, but I want to understand the basic concepts कि ये जब base बन जाएगा ना, then things will be very easy. राइट, सो लेट अस क्विकली स्टडी. आप माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको साथ साथ पढ़ा रही हूँ. सो लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो. तो एज आई सेड कि जो माइक्रो होती है इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का और मे बी हाउस होल्ड और फॉर्म्स बिहेवियर इन डिसीजन मेकिंग, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, मीन्स कैसे, क्या, कब, कैसे प्रोड्यूस करना है. राइट, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी एंड बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी इन टोटल. The most important factors studied in macroeconomics involve GDP, unemployment, inflation and growth rate. अब देखो ये सारी चीज़ें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जीडीपी क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, क्योंकि यही तो हमें आगे पढ़ना है. जब आप अगर वो आगे पढ़ लोगे तो ये सारे कोट करने में आपको कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा. ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि जीडीपी क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है. इन नॉर्मल बैलेंस अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी होती है, बट अगर आप इसका फॉर्मूला जानेंगे तो इट इज़ समथिंग एल्स विच वी विल बी स्टडिंग. ठीक है, इन्फ्लेशन लाइक द इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल. ग्रोथ रेट क्या होता है. ठीक है, फिर उसके बाद आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी, कि एक सेगमेंट को मैंने पकड़ लिया, जैसे कि आई टोल्ड यू द शुगर इंडस्ट्री एंड मैंने उसके बारे में पढ़ लिया. राइट, फॉर एग्जांपल मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिया, बट सपोज मुझे पूरे सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ना है, मैं उसका एग्रीगेट कर दूंगी
कि अरे पूरा सेकेंड सेक्टर का इतना परसेंटेज ग्रोथ रेट है, इतना परसेंटेज शेयर है इन आर इकोनॉमी, इन आर जीडीपी, तो वो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट बन जाएगा दैट कवर्स सेवरल मार्केट सेगमेंट्स। वो एक पढ़ेगा, ये काफ़ी सारे मार्केट सेगमेंट्स को पढ़ेगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इश्यूज लाइक डिमांड एंड सप्लाई, आपने पढ़ा भी होगा, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड मोर। ठीक है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद वेरियस इश्यूज लाइक नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, मनी एंड मोर। अभी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स पढ़ेगी एट नेशनल लेवल, एट फॉरेन लेवल, ठीक है, एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, किस कंट्री के साथ हमारा सरप्लस है, किस कंट्री के साथ हमारा डेफिसिट है, बजट, गवर्नमेंट का बजट कैसा है, क्या गवर्नमेंट डेफिसिट में जा रही है, क्या गवर्नमेंट किसी से बोरो कर रही है, क्या एक्सटर्नल सेक्टर से बोरो कर रही है। तो जब हम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे इकोनॉमी को पढ़ने लग जाते हैं, लार्जर लेवल पे इकोनॉमी पढ़ने लग जाते हैं, दैट इज़ अ स्कोप। इट्स कवर्स, आई थिंक दिस पॉइंट इज़ रिपीटेड, ये वाला पॉइंट जो है आपका रिपीट हो गया। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस। इट इज़ यूजफुल इन रेगुलेटिंग द प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट alongside the prices to of factors of production। अभी 4 factors of production होते हैं। I guess you must have read in microeconomics, land, labor, capital and entrepreneurship, right? तो हम उन factors of production के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि ये सारे factors of production हैं एक कंपनी या एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में या हाउस में, प्रोडक्शन हाउस में ये सारी चीज़ें लगती हैं। लेकिन अगर हम ब्रॉडर लेवल पे इसको समझेंगे एंड सॉल्व द मेजर इकोनॉमीज प्रॉब्लम्स लाइक इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, राइजिंग प्राइसेस, ये जो है पॉइंट जो है थोड़ा सा रिपीटेटिव है, क्योंकि इसके स्कोप में बस हम इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम बहुत ज़्यादा एक मैक्रो लेवल पे चीज़ें जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो केस, ये एक छोटा सा मैं आपको डिपिक्शन बताना चाहती हूँ सो दैट यू गेट अ जस्ट एन आइडिया दैट अभी जो भी हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो किस बारे में है, ठीक है। सो हाउ एवरीथिंग इन इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड। देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक चीज़ इकोनॉमी में दूसरी चीज़ पर इम्पैक्ट करेगी, राइट। देखो अब ये चीज़ आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी होगी। देखो फॉर एग्जाम्पल अब हम कोरोना का ही एग्जाम्पल लगा लेते हैं, ठीक है। देर वॉज व्हाट हैपेंड दैट देर वॉज लॉकडाउन, ठीक है, लॉकडाउन था। लॉकडाउन होने के बाद क्या हुआ कि एवरी वन, राइट, एवरी इंडस्ट्री वॉज हैविंग इन लॉसेस, ठीक है, एवरी इंडस्ट्री वॉज हैविंग इन लॉसेस। लॉकडाउन आया, ठीक है। अब लॉकडाउन आया तो रिट्रेंचमेंट हुआ। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप लोगों को अपनी जॉब से हटा देते हैं, राइट, ओके। नया माइग्रेंट्स जो है वो इधर से उधर जा रहे थे, राइट, देयर वाज, अब इसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ, ठीक है। प्रोडक्शन कम हुआ तो क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन तो कम है ना, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, सप्लाई नहीं हो रही मार्केट्स के अंदर, तो फिर क्या होगा, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, लोगों ने पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया था बैंक्स के अंदर से। दैट मीन्स वॉट एवर द मनी दे वर हैविंग, दे वर एक्चुअली स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा ध्यान से, दे वर नॉट स्पेंडिंग इट, बहुत ज़्यादा कॉशियसली उसको स्पेंड कर रहे थे, यानी उनकी जो सेविंग्स है वो इंक्रीज़ हो रही थी खुद से। आई वुड से दैट दे वर नॉट स्पेंडिंग, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा था, कम हो रहा था, और जो सेविंग्स है वो उनके पास थी, वो विड्रॉ कर रहे थे, ठीक है। अब देखो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, इट मीन्स व्हाट विल हैपन, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज होंगे। लेकिन अगर मैं इसको इकोनॉमी एज अ होल पढ़ूंगी तो प्राइसेस इंक्रीज होंगे, इसका मतलब क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। और अगर इन्फ्लेशन होगा यानी कि एक आपकी मार्केट के अंदर क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा प्राइसेस जो है वो हाई हो गए हर चीज़ के, ठीक है। प्राइसेस हाई होंगे सो डेफिनेटली सपोज मेरी 100 रुपीज़ की सपोज सैलरी है, उसमें से मैं क्या करती थी, पहले कोरोना से पहले 80 रुपीज़ स्पेंड कर दी थी, 20 सेव करूँगी। लेकिन अभी क्या है, प्राइसेस इतने हाई हो गए हैं कि मुझे 95 रुपीज़ स्पेंड करना पड़ रहा है, तो 5 रुपीज़ मेरी सेविंग्स हो गई। तो कैन आई से दैट मेरी जो सेविंग्स है वो डिक्रीज़ हो रही है, मेरी सेविंग्स डिक्रीज़ हो रही है, तो मैं क्या करूँगी, बैंक्स में मेरे डिपॉजिट भी कम जाएंगे। बैंक्स में डिपॉजिट कम जाएंगे तो क्या होगा, लोन्स, बैंक्स विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड लोन्स, बिकॉज बैंक लोन्स कहाँ से प्रोवाइड करती है, हमारे डिपॉजिट से तो करती है, वट एवर वी डिपॉजिट्स। सो बैंक्स में जो लोन्स जा रहे हैं वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। लोन्स डिक्रीज हो जाएंगे तो अगेन इट विल इम्पैक्ट in the production process, industries will not get the loans, so production will reduce. If they're not getting loans, so where will they go, where will they start company, where will they start startup, where will they start any factory,
right? So all I'm trying to say that how one thing, how your demand and supply, your inflation, your unemployment, your production, then your loans, your banking capacity, right? then गवर्नमेंट फिर इसमें इंटरवीन करेगी किस तरीके से. अब गवर्नमेंट पे क्या असर पड़ेगा आप ये भी देख लो. अब देखो गवर्नमेंट प्रोडक्शन नहीं होगा तो गवर्नमेंट किसको टैक्स करेगी. गवर्नमेंट का तो मेजर इनकम टैक्स से ही आता है. और अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा, कंपनीज प्रॉफिट्स में ही नहीं जाएंगी तो गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से मिलेगा. अगर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट रेवेन्यू कहाँ से आएगा. गवर्नमेंट रेवेन्यू क्या हो जाएगा, लेस. अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू लेस हो जाएगा तो गवर्नमेंट खर्चा कहाँ से करेगी. कौन सा खर्चा. गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है ऑन द वेलफेयर स्कीम्स, देन ऑन द हेल्थ सेक्टर, ऑन द एजुकेशन सेक्टर, ऑन डिफेंस सेक्टर. सो गवर्नमेंट विल नॉट हैव मनी, राइट. ऑन द अदर हैंड योर एक्सपोर्ट्स विल डिक्रीज. Why? Because आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है. And if your exports will decrease, and let's say any country which is stronger than us, right, maybe they will import more. And if they will import more, हम deficit में चले जाएंगे, यानी कि हम losses में चले जाएंगे. So what all I'm trying to say that these are the various, यानी कि बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. तो अगर आपको सपोज़ ये कहीं पर भी मेंशन करने को मिल जाता है एज एन एग्जांपल, एज अ डायग्राम, आप ऐसे एक सर्कल या फिर एरोज बना के ऐसे डिपिक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमी में एवरीथिंग क्या है, रिलेटेड है, राइट. ओके, अब हम पढ़ेंगे ये इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये वही सब चीज़ें, ठीक है. इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डेफिसिट्स, रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर. अब हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, द क्लैरिटी ऑफ द कंसेप्ट विल बी मोर क्रिस्टल क्लियर, ठीक है. अब आ जाइए इकोनॉमिक एजेंट्स. देखो इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होता है. एनी पर्सन हु इज़ बेसिकली टेकिंग पार्ट इन द इकोनॉमी एट एन इंडिविजुअल लेवल, कंज्यूमर लेवल, एट हाउस होल्ड लेवल, ठीक है. उसके बाद उस मे बी द गवर्नमेंट, मे बी द एक्सटर्नल सेक्टर, ये सारे क्या होते हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, ठीक है. सो वी मीन इंडिविजुअल्स और दोज इंस्टीट्यूशंस हु टेक्स इकोनॉमिक डिसीजंस, ठीक है. वो कंज्यूमर हो सकता है कि मुझे क्या खरीदना है, हाउ मच आई हैव टू स्पेंड, हाउ मच आई हैव टू सेव, ठीक है. सिमिलरली दे कैन बी द प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, right, ki what I have to produce, in which market I have to enter, what would be the price of my product. Similarly there will be entities like government, right, corporations who will take decisions. वो इकोनॉमिक डिसीजंस लेंगे कि मेरी इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस होगा, किस में मेरी मोनोपोली होगी, कितना मुझे टैक्सेस लगाना है, कितने मुझे टैरिफ्स लगाने हैं, कि जिससे कि मुझे इम्पोर्ट्स को आई हैव टू बैलेंस आउट विद एक्सपोर्ट्स, ठीक है. हो सकता है कि दीज सम कंसेप्ट आई एम नॉट अवेयर कि आप लोगों को कितना आता है. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट आपको ये सारे कंसेप्ट थोड़े से नए लगे, बट सिंस ये एक स्टार्टिंग है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एन ओवरव्यू कि आगे आगे हमें क्या पढ़ना है. ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में आएंगी, एंड आई एम रिपीटिंग दिस दैट यू डोंट हैव टू लूज कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या बोला जा रहा है ना. ओके, सो आपके चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, एंड ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है. पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमी, ठीक है. तो वो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, मे बी आपने पढ़ा होगा उसको पहले. देखो एक तो होगी आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जो जिसमें सबका जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो प्राइवेट ओनर्स होते हैं, प्राइवेट ओन्ड होते हैं. गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती, वो सिर्फ थोड़े बहुत रूल्स बना देगी, लॉ एंड जस्टिस बना दे कि देखो आपके सपोज लेट्स से लेबर के रूल्स बना दिए कि आप लेबर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, मिनिमम वेजेस बता दिया कि आप मिनिमम वेजेस इतने रखोगे. But the major decisions, what to produce, how to produce, when to produce, how much to produce, all those decisions will be taken up by प्राइवेट ऑनर्स, प्राइवेट कंपनीज. यानी कि जो कंपनीज या जो फैक्ट्री प्रोडक्शन है या जो प्रोड्यूसर्स है वही सारे डिसीजंस लेते हैं, तो उसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है. लाइक कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस परफॉर्म अ मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटी, ठीक है. वो वही सारा कुछ प्रोड्यूस करेंगे, वही सारा डिसीजंस लेंगे, वही सारा कैपिटल भी देंगे, राइट. इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज प्राइवेटली ओन्ड, ठीक है. वो ही ऑनरशिप होंगे लैंड का, लेबर का, कैपिटल का, एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है. इट इज़ गवर्न बाय द प्राइस मैकेनिज्म, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज नॉट इंटरफेयरिंग. एंड दैट प्राइस मैकेनिज्म का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड एंड सप्लाई. यानी कि गवर्नमेंट नहीं बताएगी तुम्हें कि यार इसका प्राइस ये होगा, ठीक है. वो ऑटोमेटिकली डिटर्मिनेशन होगा. द गवर्नमेंट रोल इज solely to maintain law and order. Profit is the driving force. तो हमें ये जो छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या होता है. प्रॉफिट एक ड्राइविंग फोर्स होता है कि सपोज इफ़ आई एम अ पर्सन, मैंने एक फैक्ट्री खोली, खुद का लैंड लिया, लेबर लगा ली, ठीक है, कैपिटल लगा ली, आई माई सेल्फ इज़ टेकिंग सैलरी,
ठीक है। उसके बाद व्हाट आई एम डूइंग कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना दिए कि तुम्हें अपनी लेबर्स को इतना वेजेस देना है, ठीक है। अब आप इसको एग्जाम्पल समझेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद कैपिटल मेरा है, ठीक है। आफ्टर दैट आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइस मैकेनिज्म इज ऑटोमेटिकली डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। दैट मीन्स द गवर्नमेंट इज नॉट डिसाइडिंग। अब आप कहोगे गवर्नमेंट कब डिसाइड करती है? देखो, देयर आर वेरियस थिंग्स जिसमें गवर्नमेंट प्राइसेस डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर। सो इट इज़ हाईली इन इंडिया इट इज़ हाईली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। कि फर्टिलाइजर की जो प्राइसेस हैं, फर्टिलाइजर्स की जो सब्सिडी है, it is comes into administrative price mechanism. when I say administrative it means गवर्नमेंट उसको एडमिनिस्टर करती है, ठीक है। तो फिर आता है कि सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज लाइक हांगकॉन्ग, सिंगापुर, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स। अब जब मैं आपको पीछे बता रही थी कि 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज को आप 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गया एज आई डिस्कस्ड। सेकेंड इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, राइट। सोशलिस्ट इकोनॉमी एज द नेम सजेस्ट ये है फॉर एग्जांपल चाइना। ये क्या करती है, इसमें सारा का सारा जो डिसीजन है ना वो गवर्नमेंट करती है। द डिसीजंस इज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, द जो आपकी जो गवर्नमेंट का यहाँ पे मोनोपोली होगा, ठीक है, इन टेकिंग द डिसीजंस। दैट मीन्स व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। ये सारा जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। दूसरी बात, द प्राइसेस इज बीइंग डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, राइट। प्राइसेस इज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, यानी कि जब जहाँ पर गवर्नमेंट का हाई लेवल ऑफ कंट्रोल होएगा ना, उसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलेंगे। तो इनका कंसेप्ट बेसिकली ये होता है कि जो प्राइवेट ओनर्स है ना वो वेलफेयर नहीं देखेंगे, राइट। जो कैपिटलिस्ट में हमने क्या बोला था, मोटिव क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट मोटिव होता है, राइट, सोलली प्रॉफिट। सो इसी तरीके से सोशलिस्ट इकोनॉमिक में जो मोटिव होता है ना वो होता है वेलफेयर। यानी गवर्नमेंट को ऐसे लगता है कि देखो प्राइवेट ओनर्स तो कुछ करने वाले हैं नहीं, हमें आना पड़ेगा और हमें दुनिया के बारे में सोचना पड़ेगा। मुझे मेरी कंट्री के बारे में सोचना पड़ेगा कि इतने इतने लोग अनएम्प्लॉयड है, इतने लोगों को हेल्थ की ज़रूरत है, इतने लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत है। सो गवर्नमेंट विल कम इन टू द पिक्चर एंड विल टेक ऑल द वेलफेयर मेजर्स एंड विल टेक ऑल द डिसीजंस। और जो थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी आती है ना, दैट इज़ बेसिकली अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। और वो इंडियन है, ठीक है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इज इंडिया। वाई? इट मीन्स द मिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। दैट मीन्स देयर आर सर्टेन यू कैन से सेक्टर्स, सर्टेन प्रोडक्ट्स जिसमें गवर्नमेंट ने जो है प्राइवेट ओनर्स को छोड़ दिया है कि देखो तुम अपना डिसाइड करो, उसके जो प्राइसेस भी हम कंट्रोल नहीं करेंगे, उसकी डिमांड एंड सप्लाई पे उसका जो है प्राइस अपने आप जो है वो क्या हो जाएगा, डिटरमाइन हो जाएगा, ठीक है। प्राइसेस वो गवर्नमेंट क्या करेगी वहाँ पे, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी कि जैसे मान लो मिनिमम वेजेस एक्ट निकाल दिया, लेबर कोड्स निकाल दिए, कैजुअल लेबर वर्कफोर्स के प्रोटेक्शन के लिए निकाल दिया, पेंशन फंड्स निकाल दिए, ठीक है। लेकिन ऑन एंड ऑन एवरी डिसीजन विल बी टेकन बाय प्राइवेट ओनर्स। प्लस देयर विल बी सर्टेन सेक्टर्स जिसमें गवर्नमेंट बोलेगी कि देखो ये जो सेक्टर है ना ये मेरा है, तुम इसमें मत आना, या अगर तुम आओगे तो आई विल रेगुलेट इट, राइट। तो this is the type of economy where government role is also important and private role is equally important, that is known as mixed economy, ठीक है। सो इट इज़ नॉट मेंशन इन योर चैप्टर, आपके चैप्टर में सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मेंशन है, बट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दीज द अदर टाइप ऑफ इकोनॉमीज ऑल्सो, सो दैट यू गेट अ क्लैरिटी अबाउट द टाइप ऑफ इकोनॉमीज विच इज़ बीइंग डिवाइडेड, ठीक है। सो अभी छोटे छोटे की टर्म्स हैं एंड वी विल बी रीडिंग अबाउट दीज की टर्म्स, ठीक है। पहली बात तो आपका था प्राइस मैकेनिज्म एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू कुछ भी नहीं होता, आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, ये चीज़ बहुत ही बेसिक चीज़ है कि रेवेन्यू क्या है। वट एवर द मनी इज बीइंग अर्न फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशंस, राइट, एंड इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द एवरेज सेल्स प्राइस, यानी कि एवरेज प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। फॉर एग्जांपल एवरेज प्राइस इज 100, 10 यूनिट्स मैंने सोल्ड करे हैं, तो ये आपका रेवेन्यू आया। सो अब सबको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू क्या है। जो भी मेरे बिजनेस ऑपरेशन से जो भी मेरे को कमाई हो रही है ना, दैट इज़ रेवेन्यू।
इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉफिट, आई गेस सबको पता है, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है, इज इक्वल टू प्रॉफिट, तो वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है कि एक्सपेंडिचर एज अ नेम सजेस्ट कि आप कुछ खर्चा कर रहे हो, यू आर स्पेंडिंग समथिंग बट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, राइट, दैट मीन्स इट इज़ नॉट योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज़ नॉट योर रेकरिंग एक्सपेंडिचर, right? Any expenditure which is incurred by an individual, business, or maybe the government for the development of new capital assets such as machinery, buildings and so on. इसका मैं एक छोटा सा आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ, क्योंकि दिस इज़ सो हेल्पफुल इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो, व्हेन जब आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में घुसेंगे तो आपको पता होना चाहिए एनी एक्सपेंडिचर विच इज़ आइदर क्रिएटिंग योर एसेट्स, right? Any expenditure which is either creating your asset or your liabilities. ठीक है, अब creating assets or your one second, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मशीनरी खरीद रहे हैं, ठीक है, आप खर्चा कर रहे हैं, इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, आप अपना आपका जो है वो एसेट्स है ना वो इंक्रीज हो रहा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आप उसको इंडिविजुअल लेवल पे देखो, आपने घर में खरीदा फ्रिज, वो आपका एक एसेट है, वो आपका एक इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं है कि आप हर रोज़ फ्रिज खरीदोगे। सिमिलरली अगर एक फर्म है, उसने एक मशीनरी खरीदी, या एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने लेट से एक स्कूल बना दिया, तो ये एक इन्वेस्टमेंट है उसके लिए। ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ स्कूल जो है वो बनेंगे, एक बार वो स्कूल बन गया उसके बाद जो उसके एवरीडे एक्सपेंडिचर होगा वो रेकरिंग एक्सपेंडिचर होगा, बट जो वन टाइम एक्सपेंडिचर होगा, यहाँ नहीं कि यहाँ पर आपकी एसेट्स क्रिएट हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, ओके। उसके बाद हम करेंगे वेज रेट। देखो ये दोनों एक आपको एक साथ पता होना चाहिए। देखो जो भी जैसे एक प्रोडक्शन फर्म है, वो एक लेबर को हायर कर रही है, जिस रेट पर हायर कर रही है, द रेट एट विच द लेबर इज बिंग हायर, दैट इज नॉन एज वेज रेट, एंड दैट लेबर इज नॉन एज वेज लेबर, राइट? द प्राइस चार्ज फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ लेबर सर्विसेज। सो लेबर का जो वेज रेट है वो कैसे डिटरमाइन होगा, फ्रॉम द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर, है ना, कि कितना डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन है सिर्फ 5, तो उन 5 लोगों के क्या बढ़ जाएंगे, भाव बढ़ जाएंगे, तो सिमिलरली उसका वेज रेट चला जाएगा हाई। लेकिन सपोज मुझे 10 लोगों की ज़रूरत है और काम करने आए हैं 15, इट मीन्स दैट नाउ एवरी वन विल से कि यार मुझे ले लो, मुझे ले लो। इट मीन्स आई विल बेसिकली कैन हायर दैम एट लोअर प्राइसेस बिकॉज एवरी वन रिक्वायर्स वर्क। इट मीन्स वेज रेट क्या हो जाएगा, कम। तो ये जो चीज़ें हैं, इट इज़ नॉट ओनली एप्लीकेबल ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बट ऑल्सो ऑन लेबर एज वेल, राइट? वेज लेबर, लेबर दैट इज सोल्ड और परचेज इन एक्सचेंज फॉर अ वेज रेट। तो जिस लेबर को आप हायर करोगे उस वेज रेट पे, वही वेज लेबर कहलाएगी। एंटरप्रेन्योर्स सबसे ज़्यादा जेंजी वर्ड यू कैन से आजकल का। एंटरप्रेन्योर सबको पता है, द इंडिविजुअल्स हु टेक्स द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस विच दे हैव द आइडिया एंड मे बी द प्रोडक्ट जिसको उसको आगे डेवलप करना है, अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क एंड अर्निंग मोस्ट ऑफ द गेन। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। अभी हम पढ़ेंगे मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। देखो मैक्रो इकोनॉमिक के जो पॉलिसीज है वो ये उसका ये ऑब्जेक्टिव होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है स्टेबिलिटी ऑफ द प्राइसेस, यानी कि गवर्नमेंट विल कम इनटू द पिक्चर। फॉर एग्जांपल वो क्या करेगी, प्राइसेस को स्टेबल करेगी। हाउ प्राइसेस आर बीइंग स्टेबल वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो प्राइसेस स्टेबल होंगे थ्रू योर मॉनेटरी पॉलिसी विद द हेल्प ऑफ योर आरबीआई प्लस गवर्नमेंट। हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद सेबी विल कम टू द पिक्चर, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस विल कम टू द पिक्चर विच वुड हेल्प टू बेसिकली मेंटेन द स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट की कोशिश रहेगी कि भाई एम्प्लॉयमेंट जो है वो फुल हो। एक्सटर्नल बैलेंस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आपका जो है वो डेफिसिट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारा क्या है, डेफिसिट में है, यानी कि सरप्लस, हमें उस चीज़ को देखना है। उसके बाद देयर आर सर्टेन सोशल ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस विल नॉट स्पेंड इन एजुकेशन सेक्टर, इन हेल्थ सेक्टर, दे विल नॉट स्पेंड इन आधार कार्ड या फिर आरोग्य कार्ड जिसमें 5 लाख रुपीज़ मिलेंगे फैमिली को। तो ये सारे वेलफेयर मेजर्स जो है वो गवर्नमेंट को देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब 4 मेजर सेक्टर्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन।
right? I think the video would be longer, so we will be continuing this in the next video, because एक तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा इन चारों पे जो है आपके सारे मॉडल्स ऑफ जीडीपी जो है वो बेस करते हैं, सारे मॉडल्स ऑफ जीडीपी बेस करेंगे. इट मीन्स अगर आपको ये अच्छे से आएगा तभी आप जो वेरियस methods of calculating your gross domestic product in the economy would be clear, right? So that's it for today. Thank you very much for watching and for your patience listening. I hope you are getting what I'm trying to explain. Thank you.